हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। साथ ही प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट है और आपने ऐसे वाले पार्ट को कवर नहीं किया है तो उसे मैंने कवर करवाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करता है। कहीं जहां बच्चे 7 to 80 स्कोर करते हैं वहीं कुछ बच्चे 140, 150 स्कोर करते हैं। और ऐसे वाले पार्ट को ही हमेशा बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, जबकि इसका वेटेज भी 250 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने अभी तक ऐसे वाले पार्ट को कवर नहीं किया है तो आप वहां से कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपका पीवाईक्यू पर कमांड होना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन रिपीट भले ही ना होते हो या बहुत कम परसेंट रिपीट होते हो, लेकिन वो हमें एक दिशा दिखाते हैं कि हमें अपनी जो तैयारी है वो किस तरह से करनी है, किस तरह से हमको चीजें इकट्ठा करनी है, कौन सी चीजें पढ़नी है, हमें कौन सी चीजें छोड़नी है। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियां, मतलब ये जो 4 नदियां हैं इनमें से 3 नदियां जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। यानी कोई एक नदी है जो सीधे ही इस सिंधु नदी में मिल रही होगी, लेकिन इससे पहले ये 3 नदियां इसमें मिलती है। तो वो कौन सी रिवर है? तो उसका आंसर है सतलज रिवर। अब मेरा पर्पस यहाँ पे आपको आंसर बताना नहीं है कि सतलज रिवर उसका आंसर है। अब आप इसको यहां पर देखो, कितना बारीक डिफरेंस है ये हमारी इंडस रिवर है और ये हमारी सतलज रिवर है। जो चिनाब भी है वो यहाँ पर आकर मिल गई है। अब इतना बारीकी से कौन पढ़ता है? जो लोकेशन को ढंग से देखता है। क्योंकि यूपीएससी, क्योंकि जो भी इसकी तैयारी कर रहा है सीरियसली उसे पता है कि यूपीएससी का ध्यान लोकेशन पर ज्यादा होता है, बजाय कि हम बहुत ज्यादा रटे। जैसे सिंधु की लंबाई इतनी है, सिंधु नदी वहां से भारत में इतने किलोमीटर बहती है, पाकिस्तान में इतने किलोमीटर बहती है, सिंधु नदी की सहायक नदी ये है, सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और मतलब इस तरह के फैक्ट्स आपको याद नहीं करने। यूपीएससी कभी भी फैक्ट्स इस तरह से नहीं पूछता है। यूपीएससी क्वेश्चन जो करता है वो लोकेशन से करता है। तो ये क्वेश्चन हमें यही सिखाते हैं, यही गाइड करते हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है। जैसे ये देखना है, एक एक रिवर देखो आप। सबसे पहले कौन सी है? इंडस रिवर है, फिर इसके बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ये व्यास जो कि इसमें जाके मिल गई है सतलज में, और ये सतलज रिवर। तो व्यास जो रिवर है आप देख रहे होगे, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, ये भी ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो व्यास रिवर वो इंडिया में ही शुरू होकर इंडिया में ही खत्म हो गई है और सतलज में आकर ये मिल जाती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है? तो आपको, इसलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो आप उसको ढंग से समझो और याद करो। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया में ही शुरू होकर उसका जो पानी का स्रोत है वो इंडिया में ही खत्म हो जाता है? तो वो नदी है व्यास रिवर, जो जिसका उद्गम भी इंडिया में ही होता है और जो बाद में जाके सतलज में मिल जाती है वो भी इंडिया के अंदर ही। अब देखो किस तरह से और क्वेश्चन बन सकता है। आपको यूपीएससी नॉर्थ टू साउथ इन रिवर्स को लगवा सकता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। अब अब एक और क्वेश्चन देखो, यूपीएससी 2011 में आया था। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रभाव करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? अब आपको ये क्या दिखा रहा है कि यूपी, हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं, यूपीएससी तो उस तरह से पूछ ही नहीं रहा है। अब तो ये हमें एग्जाम में जाकर बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम पढ़कर किसी और तरीके से जाते हैं और यूपीएससी पूछ किसी और ही तरीके से रहा होता है। तो ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर तो भीतर करने का है, लेकिन आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। हमें तैयारी उसी दिशा में करनी है। हमें एक एक रिवर की लोकेशन देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऐसे करता है, कोई पैराग्राफ लिख देता है और फिर आस्क करता है बताओ ये कौन सी रिवर के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो हम यूपीएससी में अब वो कुछ भी लिखे, अगर हमने लोकेशन देखी तो हम उसका आंसर दे देंगे। और रिवर से 10 सालों में कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो रिवर से आते ही है, इसलिए इस पार्ट को कवर करना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि एक रिवर बह रही है तो हम बोलते हैं राइट साइड से आकर रिवर मिल गई और ये लेफ्ट साइड से आकर मिल गई। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार हमें कैसे पता कि रिवर का राइट साइड क्या है और लेफ्ट साइड क्या है। तो अब आप पहले यही समझो
मान लो ये रिवर ऐसे जा रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद को खड़ा कर लेना है। कर लिया। अब ये आपका हैंड है, तो ये आपका कौन सा साइड है, राइट, और ये आपका लेफ्ट साइड है। अब कोई रिवर अगर यहाँ से आकर मिल रही है और कोई यहाँ से आकर मिल रही है, तो जो यहाँ से मिल रही है वो राइट हो जाती है, और जो यहाँ से आकर मिल रही है वो हो जाती है लेफ्ट रिवर। अब हम पोजीशन को फिर से चेंज कर देते हैं। रीजनिंग वाले पार्ट में भी जब हम डायरेक्शन करते हैं तो वहां पर भी हमें यही इस तरह से ही इमेजिन करना है। फिर से देखो, अब रिवर की जो लोकेशन है वो ये है, इस साइड रिवर जा रही है, आप यहाँ पर खड़े हो, आपका एक हैंड इस साइड है, आपका एक हैंड इस साइड है, तो आप खुद को इमेजिन करके देखो, आपका इस साइड लेफ्ट हैंड आएगा, इस साइड राइट आएगा। तो अब कोई भी जो रिवर इधर आके मिल रही है वो हो गई राइट, और इधर जो भी रिवर आके मिल रही है वो हो गई लेफ्ट। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जब ये लाइन बोली जाएगी कि ये वाली रिवर है, इसमें यहाँ पे राइट से आकर मिल रही है या लेफ्ट से आकर मिल रही है, तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको खुद को इमेजिन करके देख लेना है। और ज्योग्राफी को सबसे अच्छा याद करने का तरीका यही है कि कुछ भी पढ़ा फिर अपनी आंखें बंद करो, जैसे यही है, तो इसमें आप अपनी आंखें बंद करो और एक एक रिवर को अपनी आंखों बंद करके गुजरते हुए देखो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। और आप यूपीएससी में कभी भी रिवर से या ज्योग्राफी में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आप गलत करोगे ही नहीं। तो हर सब्जेक्ट को याद करने का अपना तरीका होता है, ज्योग्राफी को याद करने का यही तरीका है। जितनी ज्यादा हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन सकती है, जितना ज्यादा अच्छे से हम इमेजिन कर पाते हैं चीजों को, ज्योग्राफी हमें उतनी ही अच्छी तरीके से समझ में आती है, और ये हमें सब फैक्ट वगैरह याद हो जाते हैं। तो अब आपको डरना नहीं है। चलो हम एक एक रिवर से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको ये जो रेड रेड जो है इसको देखना है, ठीक है। तो एकदम से इसको सारा मत देखो, आपको जो ये रेड से लाइन है जहां से जाएगी आपको वो देखना है। तो जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, फिर इंडिया में वो एंटर करती है, और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख और जास्कर से मध्य में ये बहती है, जहां से इसमें, अब देखो रिवर का मुंह इस साइड है, तो अब आप अपने आप को इमेजिन करो, तो ये आपका हो जाएगा राइट साइड और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो यूपीएससी क्योंकि घुमा सकता है कि मान लो श्योक जो रिवर है वो उसको कर देगा लेफ्ट और जास्कर को कर देगा राइट। तो अब आपको पता है कि श्योक रिवर जो है वो उसके राइट से आकर मिलती है और जास्कर रिवर उसके लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, ठीक है। फिर वो आगे बहती हुई गिलगित के समीप से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और मिथेन कोट में पंचनद का जल प्राप्त करती है। अब पंचनद क्यों कहा जाता है, क्योंकि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज क्या हो गई, 5 नदियां हो गई। तो झेलम का कहां पर जल प्राप्त करते हैं, मिथेन कोट में, और लास्ट में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। अब हमने सबसे पहले सिंधु नदी को देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे झेलम को, लाइन से ही हम देखते जाएंगे। और जब हम इन सबको देख लेंगे आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इसको फिर से इमेजिन करना है फिर, और इसलिए आपको डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली याद कर लेना है। अब झेलम रिवर को देखो, वेरी नाग झरना से निकलती है, इतने इतने वाले पार्ट में ये नौगम में, यानी यहाँ पे नौ संचालन होता है। वूलर झील के पानी का स्रोत है। फिर ये पीर पंजाल श्रेणी देखना, पीर पंजाल श्रेणी को काटते हुए पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर 400 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद झंग के समीप ये रिवर आकर किसमें मिल जाती है, चिनाब में, ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको मत देखो, जितना रेड पेन से दिखा रही हूँ उसको देखो। अब यूपीएससी क्वेश्चन में क्या कर देगा, वूलर की जगह लिख देगा डल झील। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आप देखे रहोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि वूलर थी कि डल थी। तो आपको इसलिए इस तरह से देखना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम चिनाब रिवर को देखेंगे। अब 12 लाचा दर्रे से निकलती है और इसके बाद ये आकर सतलज में मिल जाती है। इसके बाद आप याद रखना है क्रम, झेलम, चिनाब, रावी। रावी रोहतांग दर्रे के समीप कुल्लू हिल से निकलती है और ये आके सतलज में मिल जाती है। क्वेश्चन था ना 3 नदियां मिल जाती है। उसके बाद रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है और इसके बाद ये यहाँ पे सतलज में आकर मिल जाती है। अब सतलज नदी को देखो कहां से निकलती है, ये इधर से निकल रही है। अब मान लो सतलज का लोकेशन दिखा दिया इंडिया से ही, जबकि ये तो बाहर से निकल रही है तिब्बत के पास समीप से, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है उद्गम वो कहीं से दिखा दे। अगर आप देख रहोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे किस किस तरह से और बनेंगे।
तो राकस झील से निकलती है, जहां पर इसे लॉन्ग चेन खंबान के नाम से जाना जाता है। 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। फिर ये शिपकीला दर्रे से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है और काती एवं ये कपूरथला के निकट हरिके डैम है यहाँ पर। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए मिथेन कोट में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है और यहीं से क्या निकाला गया है, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। जब भी आपको देख रहे हो कि श्रीनगर और आसपास के एरिया में चावल का भी उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जिसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जब से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है तो हमारे यहाँ पर चावल की खेती करना भी संभव हो गया है। तो यूपीएससी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है किन किन श्रेणियों को वो काटते हुए आगे बढ़ रही है। मान लो, अब क्वेश्चन सुनो, वह कौन सी नदी है जो सिंधु के समान भारत में प्रवेश करने से पहले सिंधु के समानांतर 400 किलोमीटर तक तो बहती है, उसके बाद शिपकीला दर्रे से प्रवेश करते हुए कपूरथला के निकट हरिके डैम के पानी का स्रोत, उसके बाद वो मिथेन कोट में आकर मिल जाती है। तो अब आप कैसे बताओगे? तो यूपीएससी एक पैराग्राफ लिख देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस तरह से यूपीएससी पूछेगा और साथ में ये भी बोलेगा कि धौलाधार और शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटते हुए। अब आपको इससे क्या याद आएगा कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी तो ऊपर है, पीर पंजाल भी ऊपर खत्म हो जाती है, तो नीचे सतलज रिवर थी और नीचे कौन सी श्रेणी आ रही है? धौलाधार और शिवालिक श्रेणी आ रही है। तो इसको कौन सी रिवर काट सकती है? और इतनी सारी इंफॉर्मेशन, तो आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही ना। तो इसमें से फिर आप अपना आंसर कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन इसी तरह से यूपीएससी पूछे जाएंगे। तो मैं एक बार जब आपके रिवर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यूपीएससी में जितने भी प्रश्न आए हम उन सबको एक बार फिर से हम वहां पे देखेंगे। तो तैयारी जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आपको करवाई जा रही है। तो आपको इसको देख लेना है। और देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको देखनी है कि यहाँ पर गुलमर्ग है लोकेशन, क्योंकि हमें देखनी ही होती है। जब हम मैपिंग की तैयारी करते हैं, इंडिया में मैपिंग वाले पार्ट को करते हैं, तो उसको हम वहीं करेंगे। जब हम इस तरह से याद करते हैं तो हमें चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो यहाँ पर गुलमर्ग है, ये पुलवामा है, यहाँ पर क्या मिलता है, ये वाली जो जगह है यहाँ पर क्या मिलता है, केसर मिलता है। इस साइड श्रीनगर है और यहाँ पर कौन सी है, डल झील। इसके बाद उधमपुर में क्या मिलता है, जीरा, केसर और एंथ्रेसाइट मिलता है। यहाँ पर पोंग जलाशय है, कहां पर बना हुआ है, ये व्यास नदी के पास, व्यास नदी पर बना हुआ है क्या, पोंग जलाशय। और हरिके डैम कहां पर बना हुआ है, ये सतलज रिवर के पास, जहां पर इससे व्यास नदी आकर मिलती है कपूरथला के निकट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर कि इसके लेफ्ट साइड में कौन सी है, पोगांसो लेक है और इधर कौन सी है, तसोमरी झील है। किस साइड है, लेफ्ट साइड में सिंधु नदी के। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से और यूपीएससी क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन करवा लेगा मैच द फॉलोइंग या फिर पेयर की ओनली वन सही है, ओनली ऊपर पेयर कर देगा, खुद ही आमने सामने लिख देगा और पूछेगा ओनली वन सही है, ओनली टू सही, ओनली थ्री और ओनली फोर, या फिर मैच द फॉलोइंग करके कुछ भी ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाएंगे। फिर आपको इनमें से एक बताना है कि कौन सा जो मैच द फॉलोइंग है वो सही यहाँ पर दिया गया है, या फिर ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री। तो आपको उस मैच द फॉलोइंग और पेयर के लिए याद रखना है कि रिवर और उसका ओरिजिन, इंडस का ओरिजिन कहां से है, मानसरोवर लेक से। झेलम का ओरिजिन वेरीनाग से। चिनाब का बारालाचाला पास से। रावी का कुल्लू हिल से। और जो किसके पास है, रोहतांग दर्रे के पास है। व्यास का रोहतांग के पास से। सतलज का राकस ताल जो कि तिब्बत के समीप है। तो इन सब का ओरिजिन आपको याद रखना है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके बाद जो अब सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपको याद नहीं करने, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करने हैं। तो झेलम रिवर पे कौन कौन से बने हुए हैं, जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई है, तुलबुल, उरी और किशनगंगा। तो इसमें भी क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, मैच या फिर पेयर। चिनाब पर सलाल, दुलस्ती, रतले, वघलिहार। रावी पर रंजीत सागर बांध परियोजना है और सतलज पर कोल डैम, नाथवा, झाकरी, सरहिंद नहर परियोजना है और भाखड़ा नागल परियोजना है। और भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों को मिलाकर है, 3, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग या पेयर का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो क्या होता है
कि मान लो ये तो हमने स्टैटिक पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है वो तैयार कर ली। अब करंट में कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चर्चा में रहा तो आपको या तो उसको याद कर लेना है। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें स्टैटिक वाले पार्ट वाली चीजें भी ऐड होंगी और करंट में जो चर्चा में रही वो भी ऐड होंगी। तो अगर आपने उसको करंट से पढ़ा है तो भी आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, और अगर आपने स्टैटिक वाले पार्ट को पढ़ा है तो भी कर ले जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, जो रिसेंटली 2000 पता नहीं 23 में, हाँ 23 में जब क्वेश्चन आया था तो उसमें पोमफुर पोर्ट था, पोमफुर। तो ये जो पोर्ट, 3-4 ऐसे नाम दे दिए गए थे पोर्ट के, और नीचे ऑप्शन बना दिए गए थे कि पोर्ट है, कोई नहीं, या क्या है। तो अब करंट में तो पोमफुर था, लेकिन हम एंशिएंट में जो स्टैटिक पार्ट में पोर्ट पढ़ते हैं कुछ 4 एग्जांपल वो भी थे। तो अगर किसी ने करंट में पढ़ा है तो आप उसका आंसर कर ले जाओगे, और किसी ने अगर स्टैटिक पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो भी वो उसका आंसर कर ले जाएगा। तो वो क्या था उसका आंसर, कि वो क्या है, पोर्ट है। तो इसी तरह से आपको, इसलिए बहुत कम कम ही यहाँ पर लिखवाए हैं, सारे नहीं रटने हैं हमें, जो इंपॉर्टेंट है वही हमें रटने हैं। तो झेलम नदी के ये है, चिनाब के सलाल दुलस्ती रतले बगलिहार, रावी के रंजीत सागर बांध परियोजना, सतलज पर बना है कोल डैम, नाथवा झाकरी सरहिंद नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, रिवर और उसका एंशिएंट नेम, जैसे झेलम का एंशिएंट नेम है वितस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी पुरुषनी, व्यास विपासा। अब क्वेश्चन में मान लो झेलम पे पूछ रहा है तो उस अगर पैराग्राफ में बनाना है तो एक लाइन वो ये भी दे सकता है कि उसका प्राचीन नाम वितस्ता है, वो पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर बहती है, मतलब कुछ समय तक बहती है। तो जब क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरह से भी दे सकता है। तो जब आप लोकेशन देख लोगे ढंग से हर रिवर की, तो क्वेश्चन फिर वो जो किसी भी तरह से बनाए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिंधु नदी हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, बोकर-चू के निकट हिमनद के पास मानसरोवर झील से उसका उद्गम है, तिब्बत में उसे किस नाम से जानते हैं, सिंगी खंबान, शेरमुख। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये इसलिए, अगर यूपीएससी ने पैराग्राफ बना के पूछा कि वो कौन सी नदी है उसमें से आपको एक बताना है, तो आपको इसलिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होना चाहिए। और मिथेन कौंड में पंचनद का जल ये प्राप्त करती है। राइट साइड से इसमें कौन सी रिवर आकर मिलती है, कुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर। राइट साइड से कौन सी, आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये जो हमारा इंडिया है यहाँ पर सुलेमान पर्वत श्रेणी है, तो जब ये रिवर ऐसे बह रही है तो यहां से ये आकर मिल रही है। तो अब आपने अपने आप को यहाँ खड़ा किया तो अब आप खुद देख लो, ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से आकर इसमें कुर्रम, तोची, गोमल, विवाह, संगर मिल रही है। सुलेमान पर्वत श्रेणियों से ये सारी जो रिवर है वो सुलेमान पर्वत श्रेणियों से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है उनके नाम याद रखो, शोक, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ग्रास्टिंग, द्रास। शोक, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ग्रास्टिंग, द्रास। जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तब आपको अच्छे से याद होगा। अब याद रखना कि पाकिस्तान जो है वो इंडस, झेलम, चिनाब का 80% पानी का यूज करता है और इंडिया इसका सिर्फ 20% पानी ही यूज करता है। बाकी जो अन्य 3 रिवर है, रावी, ब्यास, सतलज, इंडिया उसका 80% पानी यूज करता है और पाकिस्तान उसका 20% पानी यूज करता है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण अवध क्षेत्र भारत में है, तो वो कौन सी नदी है, व्यास, और इस पर राणा प्रताप सागर झील भी स्थित है। ये देखो, गोमल, तोची, कुर्रम, तो यहाँ पर सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये इंडस रिवर जा रही है, तो यहाँ से ये सारी जो नदियां हैं कुर्रम, तोची, गोमल यहाँ पे आकर उसको मिल रही है। तो मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जिस भी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने आपको करवा दी, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसको याद रखना, इस वाली चीज को। तो यूपीएससी फिर क्वेश्चन चाहे पैराग्राफ बना के दे, चाहे आपसे मैच द फॉलोइंग करवाए, यूपीएससी फिर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को